हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। सभी स्टेप्स के बारे में एक बार हम इसके पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। अब उन्हीं सारे स्टेप्स को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। आप जानते होंगे ओर्स को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से निकालते हैं? अर्थ से। तो ओर को जो हम अर्थ से निकाल के लेके आते हैं, उसको खोद करके लेके आते हैं, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, प्योर तो होता नहीं है। तो उन सारी इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। यानी ओर माइंस फ्रॉम अर्थ usually contaminated with the large amount of impurities. These impurities are called gang. ठीक, अब इसी impurities को अलग करना, इसी impurities को निकालना ही क्या है? concentration of ores है। The removal of these impurities from the ores called concentration of ores। ठीक है, अब इसमें आप जानते हैं मेटल को उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया था। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो इनमें सबसे पहले हम उस मेटल की एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे जिनकी एक्टिविटी सबसे कम है, सबसे कम एक्टिव मेटल है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज में ऐसे मेटल जो सबसे नीचे रखे गए हैं, उन मेटल का एक्सट्रैक्शन हम उनके ओर से कैसे करेंगे। ठीक है, तो इतना जान लीजिए, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए उनके मेटल के। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है एंड प्लेटिनम है। इन मेटल के ओर्स जनरली सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, या तो फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, या अगर ओर्स के फॉर्म में हैं तो इनके जो ओर होते हैं वो सल्फाइड के ओर मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मर्क्यूरिक सल्फाइड। सल्फाइड का ओर है मरकरी। देखिए ये मरकरी का ओर है, मर्क्यूरिक सल्फाइड लिया गया है। या इसका एक नाम और होता है, सिने बार भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, या मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलिए इसको। अब इसी मर्क्यूरिक सल्फाइड से हमको प्योर मरकरी चाहिए, प्योर Hg चाहिए, मेटल का आपको एक्सट्रैक्शन करना है। ये मरकरी क्या है? अभी सल्फाइड के ओर के फॉर्म में है। अब सल्फाइड के ओर से आपको प्योर Hg निकालना है। तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अब इसको आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को आपने हीट किया तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से हीट करिए। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप फिर से हीट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा Hg, और O2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे आपने सीधे सल्फाइड से मरकरी नहीं एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, पहले सल्फाइड के ओर को ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट किया गया है। मर्क्यूरिक सल्फाइड से मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया, फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड से प्योर मरकरी एक्सट्रैक्ट किया गया है। ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि सल्फाइड के ओर से डायरेक्ट आप मेटल को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसीलिए पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड से हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा इजी होता है, इसीलिए पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ऑक्साइड से आप प्योर मेटल निकालते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरा और है हमारा क्यूप्रिक सल्फाइड। यहाँ पे है Cu। अब आपका Cu2S है, इसका एक नेम और होता है जिसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस बोलिए, चाहे क्यूप्रस सल्फाइड बोलिए। ठीक है, अब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर से हीट किया गया है, इस ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया। ये आपका बना हुआ है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं इसको। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड ही बोल सकते हैं आप इसको। अब
और क्या निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यहाँ पे देखिए सल्फाइड का ओर्स था, सल्फाइड के ओर को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सल्फाइड से सीधे कॉपर निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसीलिए पहले सल्फाइड को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब ये जो ऑक्साइड बना हुआ है ये प्रोडक्ट है हमारा, इधर मिला हुआ है। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा इस रिएक्टेंट से फिर से रिएक्शन करेगा। इसको आप हीट करते रहिए। आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो पहले ऑक्साइड का ओर बना, हीट करना बंद मत करिए, आप हीट करते रहिए। जैसे ये बनेगा ये फिर से आपका ये फिर से इस रिएक्टेंट से रिएक्शन कर लेगा, यानी हमारा प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट से रिएक्शन कर लिया। देखिए Cu2S से फिर से रिएक्शन कर लिया, ठीक है। अब कॉपर मेटल आपका अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो बना हुआ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से फिर से रिएक्शन कर रहा है, यानी रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट को रिड्यूस कर रहा है। आपको रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन करवा करके प्योर मेटल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही आप बोलते हैं रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से आप ऑक्सीजन निकालेंगे तो इसका कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए रिडक्शन ही हुआ था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो आप रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू आप प्योर मेटल बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने ही प्रोडक्ट का रिडक्शन करा दिया है। इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन, यानी द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट कैरीज द रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ही रिडक्शन कर दे, उसको बोला जाता है ऑटो रिडक्शन। यहाँ पे भी क्या हुआ है, आप यहाँ पे भी देखा आपने, सल्फाइड की ओर ने ऑक्साइड के ओर का रिडक्शन करवा दिया है। ये क्या है, आपका रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट का रिडक्शन करवा दिया। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है ऑटो रिडक्शन, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। कौन कौन से मेटल हैं, फेरस है, जिंक है और लेड है। ये हमारे मेटल एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में मिलते हैं और जनरली जो इनके ओर्स होते हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में इनके हमको जनरली ओर्स मिलेंगे, यानी दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स, ठीक है। अब हम सल्फाइड ओर से और कार्बोनेट ओर से, इन्हीं दोनों ओर से हमको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। तो अगर हमारा ओर कार्बोनेट का है तो कार्बोनेट के ओर के कंडीशन हम क्या करेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओर को ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट करेंगे। आप ओर को ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट करेंगे तो ऑक्साइड का ओर बनेगा। अब इस ऑक्साइड के ओर का हम रिडक्शन करेंगे तो जाके हमको मेटल मिल जाएगा। अगर हमारा ओर कार्बोनेट ओर है और उसको हम ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन, ठीक है। और अगर हमारा ओर सल्फाइड का है और सल्फाइड के केस में हम ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसको बोला जाता है रोस्टिंग। ध्यान देने वाली बात है, कार्बोनेट में हम ओर को ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट करेंगे और सल्फाइड ओर में हम इस ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसको बोलेंगे आप कैल्सिनेशन और नीचे वाली प्रोसेस को बोलते हैं आप रोस्टिंग। तो चाहे कार्बोनेट ओर हो चाहे सल्फाइड ओर हो, दोनों को ही जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक को हीट कर रहे हैं एक को अब्सेंस में हीट कर रहे हैं तो जो हमारा नेक्स्ट ओर बनता है वो बनता है क्या, दोनों केस में ऑक्साइड का ओर बनता है। अब इसके आगे की प्रोसेस सेम हो जाएगी। अब इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो हमको मेटल मिल जाएगा। हमने यहाँ पे केवल मेटल लिखा है, प्योर मेटल नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कोई मिलने वाला जो मेटल है कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम प्योर ही मिल जाए। अभी हमको इसको फिर से प्यूरीफाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमने केवल मेटल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जिंक सल्फाइड, यानी ये सल्फाइड का ओर है। सल्फाइड का ओर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया हुआ है और हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा,
ऑक्साइड का ओर बन रहा है। तो जिंक सल्फाइड था, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। हमेशा अगर सल्फाइड का ओर है, सल्फाइड के ओर को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमेशा निकलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बोनेट का ओर अगर है, कार्बोनेट के ओर के कंडीशन में हमने ऑक्सीजन नहीं लिया है, हमने ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट किया हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली हुई है। कार्बोनेट के ओर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, सल्फाइड के ओर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड दोनों ही केस में बना है। अब जिंक ऑक्साइड का हम रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन के लिए यहाँ पे हमने कार्बन लिया हुआ, कार्बन का मतलब आप कोक समझ सकते हैं, कोक या आप चारकोल पाउडर भी ले सकते हैं। तो कार्बन की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन होता क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन को अगर हम निकाल दें तो केवल जिंक बचेगा, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब ये कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस बना लिया और जिंक हमारा अलग हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है। यहाँ पे कार्बन की जगह हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी ले सकते हैं, ZNO+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिडक्शन कर सकती है। तो ये बन जाएगा Zn+CO2 बन जाएगा। अब कार्बन लेंगे तो CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिडक्शन कराएंगे तो CO2 बन जाएगा। तो हमने रिडक्शन करा करके इसको हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, या तो जिंक की बात हुई थी, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनका हम रिडक्शन कार्बन से नहीं करा सकते हैं। ठीक है। यानी सभी मेटल के ओर का रिडक्शन हम कार्बन से करा करके प्योर मेटल नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कार्बन के प्लेस पे कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए इसी में आगे है आपका रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अभी आपने कार्बन यानी कोक से रिडक्शन करवाया था, अब आपको कोक के प्लेस पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेना है। ऐसा करते हैं क्यों है? क्योंकि कार्बन सभी मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं करा सकता है। ठीक है। तो ऐसे प्लेसेस पे हमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेना पड़ता है रिडक्शन के लिए। ठीक है। तो बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड to metal, sometimes displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum are used as a reducing agent because they can displace the lower reactivity metal from their compounds. ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज का ओर है, मैग्नीज के ऑक्साइड का ओर है, इसको बोला गया है मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका हमको रिडक्शन करवाना है। तो यहाँ पे हमने कार्बन ना लेकर के एल्युमिनियम का पाउडर लिया है, क्योंकि कार्बन सभी का रिडक्शन नहीं करवा सकता है। तो ऐसे प्लेसेस पे हमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। क्या करना है? एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। मैग्नीज ऑक्साइड है, ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीज अलग हो जाएगा। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, केवल एक आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके एल्युमिनियम से जुड़ जाएगा। ठीक है। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम अलग हो गया मेटल और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका अलग हो गया और बहुत ढेर सारी हीट निकलने वाली है यहाँ पे। ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है। बहुत सारी हीट इसमें बाहर निकलती है और इतनी हीट निकलती है कि जो मेटल आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो मेटल भी आपका गल जाता है, वो मेटल भी आपका लिक्विड फेज में मिलता है। यहाँ पे तो आपने सॉलिड मैग्नीज ऑक्साइड लिया था, लेकिन जब एल्युमिनियम पाउडर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो बनने वाला मेटल है वो भी लिक्विड फेज में मिलता है आपको। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा आयरन थर्ड ऑक्साइड है, Fe2O3 लिया गया, ये भी एक ऑक्साइड का ओर है। यहाँ पे आपने
फिर से एल्युमिनियम पाउडर लिया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करा रहे, यहाँ पे भी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है। ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ जुड़ जाएगा, यानी एक आयन का एक्सचेंज हो रहा है केवल, और फेरस आपका यानी आयरन आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए जो आयरन था वो सॉलिड से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है यहाँ पे, और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका बन के अलग हो गया और बहुत ढेर सारी हीट निकली। इतनी हीट निकलती है कि जो आयरन आपका मिल रहा है उसको भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं हम? इस रिएक्शन का यूज़ हम जो आपके रेलवे ट्रैक्स कहीं अगर ब्रेक हो गई हैं, या कोई आपके मशीन का पार्ट वो कहीं से क्रैक हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो उनको जोड़ने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन मिल रहा है वो लिक्विड फेज में मिलता है। तो आप एल्युमिनियम पाउडर रिएक्शन कराएंगे तो आपका आयरन मेल्ट हो जाएगा, और कहीं पे भी अगर क्रैक हुआ रहेगा तो वो आपका ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है, और इसी का यूज़ आप रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन के पार्ट को आप ज्वाइंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारा लास्ट है जो आपकी एक्टिव ऐसे मेटल्स जो आपके एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रखे गए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल हमारे बिल्कुल ऊपर रखे गए हैं, टॉप में रखे गए हैं, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि वो तुरंत ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं। यानी अगर आप इनके कंपाउंड का रिडक्शन कार्बन से कराना चाहेंगे तो कार्बन से इनका रिडक्शन नहीं होगा, यानी कार्बन से रिडक्शन करा करके आप इस मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जुड़ने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन से अगर इनकी जुड़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो आप कार्बन से इनका रिडक्शन नहीं करवा सकते हो। रिडक्शन में क्या करना है, ऑक्सीजन को निकालना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो जब कार्बन से आपकी टेंडेंसी बहुत कम है, ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है जुड़ने की, तो आप कार्बन से इनका रिडक्शन करवा करके प्योर मेटल नहीं बना सकते हो। तो प्योर मेटल हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके रिएक्टिव मेटल हैं सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, ये ऑब्टेन्ड किए जाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दियर मॉल्टेन क्लोराइड। इन सारे मेटल का आप क्लोराइड ले लीजिए, मतलब इनका साल्ट ले लीजिए, NaCl, MgCl2 या CaCl2। अब इनके मॉल्टेन क्लोराइड मतलब इसमें वाटर मिला करके आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाइए। इनके साल्ट में वाटर मिला करके इनका अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे आप, तो आपको प्योर मेटल मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे रिडक्शन होगा। यह आपका एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में आपको 2 इलेक्ट्रोड लेना है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हो गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। एक तरफ मान लीजिए आपका हो गया पॉजिटिव, एक तरफ हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। जो पॉजिटिव है इसको बोलेंगे आप एनोड, और जिस पे निगेटिव है इसको बोल दीजिए आप कैथोड। इसमें आप मान लीजिए सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं इन द मॉल्टेन स्टेट। इसमें आपने वाटर डिज़ोल्व किया हुआ है, सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो यानी इसका मॉल्टेन फॉर्म आपने ले लिया है। ठीक है, इसमें डिज़ोल्व हो गया है। अब इसको आप जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे तो सोडियम क्लोराइड है ये अपने आयंस में ब्रेक होगा ही, Na+ और Cl- में डिज़ोल्व होगा। जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो Na+ और Cl- आयंस के फॉर्म में जाएगा। अब जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये एनोड पे जाके डिपॉजिट होगा। कैथोड के ऊपर जब माइनस चार्ज है तो उस पर कैथोड पे आपका सोडियम जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका मेटल अलग हो जाएगा। सोडियम आपका जो इसमें से प्योर सोडियम है, सोडियम आपका इस सॉल्यूशन से किस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, किस पे जाके चिपक जाएगा, इस कैथोड पे जाके चिपक जाएगा, और एक मोटी परत इस तरीके से एक मोटी लेयर बन जाएगी। इस पे जब आपका सोडियम चिपकता जाएगा तो
उसके बाद आप इसी को रॉड को निकाल करके सारा सोडियम आप स्क्रैच कर लीजिए। ठीक है, रिएक्शन जरा देखिएगा। आपने NaCl लिया था, यह आपका ब्रेक होगा Na+ और Cl- में। ठीक है, किस फॉर्म में लिया था? मोल्टेन फॉर्म में लिया था। अब कैथोड पे क्या जाएगा? कैथोड पे सोडियम जा रहा है, तो Na+ के फॉर्म में गया है, Na+ है, Na+ के फॉर्म में कैथोड पे जाके चिपका। अब सोडियम पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या करेगा? कैथोड से निगेटिव चार्ज लेगा, न्यूट्रल होगा, जाके डिपॉजिट होगा ना। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज इस रॉड से ले लेगा। एक पॉजिटिव चार्ज है तो +1 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? सोडियम। अब ये सॉलिड फॉर्म में चला गया, यहाँ पे एक्वस फॉर्म में था, यानी वाटर में आपने डिजॉल्व किया था। ठीक है, अब एनोड पे क्या जाएगा? एनोड पे यहाँ देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन है, यहाँ पे आप लेंगे Cl- जाके चिपक रहा है एनोड पे, तो यहाँ पे हो गया Cl- से यहाँ हो जाएगा आपका Cl+1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपका। इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है और इसके ऊपर एनोड के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो जब इस पे जाके चिपकेगा तो इसका माइनस चार्ज रिमूव हो जाएगा। Cl- में जाके चिपकेगा और माइनस चार्ज कहाँ पे चला गया? वो आपके एनोड पे जाके चिपक गया। अब Cl कभी Cl के फॉर्म में नहीं रहता है, Cl हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो ये अपने आप 2 क्लोरीन से जुड़ करके क्या बना लेगा? Cl2 बना लेता है। ठीक है, तो आप देख क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में आपका सोडियम जो था वो किस पे जाके डिपॉजिट हो गया? कैथोड पे जाके सोडियम मिलता है और एनोड पे जाके क्या मिलता है? क्लोरीन मिलता है। अब कैथोड पे आपका प्योर मेटल आपको मिल चुका है, यहाँ से प्योर मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मॉल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से आपने सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से इसके प्लेस पे आप एल्युमिनियम को भी ले सकते हो। आप एल्युमिनियम का ऑक्साइड अगर हम ले लें तो क्या होगा? तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमको इसी तरीके से एल्युमिनियम के ऑक्साइड का रिडक्शन करवाना है, यानी सिमिलरली एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको भी मॉल्टन स्टेट में ही लेना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी मॉल्टन ही लेना है, आपको गला हुआ लेना है। चलिए, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये मॉल्टन है, तो क्या बनाएगा? जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2Al3+। एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, 2Al3+, और कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3O, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2- चार्ज। यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 3 जा 6, और कितना नेगेटिव चार्ज है? 3 2 जा 6, यानी दोनों चार्ज हमेशा बराबर होने चाहिए, बराबर है हमारा। अब कैथोड पे क्या मिलेगा? कैथोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है तो कौन आके इस पे डिपॉजिट होगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एल्युमिनियम आके डिपॉजिट होगा, तो Al लीजिएगा, 3+ आपने लिया, एल्युमिनियम आके डिपॉजिट हुआ। अब जितना इस पे प्लस चार्ज होगा वो उतना ही निगेटिव चार्ज कैथोड से लेगा, तो 3 पॉजिटिव चार्ज है तो +3 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो केवल एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, हट गया चार्ज इनका। ठीक है, अब एनोड पे क्या होगा? एनोड पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2- चार्ज है, O है 2- चार्ज है। अब एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जब ये एनोड पे जाके डिपॉजिट होगा तो इसका माइनस चार्ज हट जाएगा, तो एनोड पे जाके डिपॉजिट हुआ तो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? O2- से केवल O में कन्वर्ट हो गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए, और वो कहाँ गए? एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे ये। ठीक है, अब ऑक्सीजन कभी O के फॉर्म में नहीं रहता है, फिर ये अपने आप एक ऑक्सीजन से और कंबाइन होगा, O+O, और क्या बना लेगा? O2। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कैथोड पे क्या जाके डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे जाकर के हमारा एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाता है और एनोड पे हमारी ऑक्सीजन गैस जाती है। तो यहाँ पे हम मॉल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड से हमने प्योर एल्युमिनियम निकाल लिया है। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस थी। अब इस प्रोसेस के बाद बहुत सारी आपने प्रोसेस पढ़ी, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोसेस में जो हमको मेटल मिल रहा है लास्ट में वो प्योर ही हो। अगर प्योर नहीं है तो एक लास्ट स्टेप है, उसमें हम इसको प्योर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। अभी तक आपने रिडक्शन प्रोसेस पढ़ी थी, रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू आप प्योर मेटल बनाते थे। तो वेरियस रिडक्शन प्रोसेस में जो आपको मेटल मिल रहे हैं वो मेटल बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं। अब उनको हमको एकदम प्योर करना है, तो उसको प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना पड़ता है। ये जैसे बहुत सारे मेटल हो गए, कॉपर, जिंक, सिल्वर, टिन, गोल्ड एक्सेट्रा, ये आपके इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू प्योर किए जाते हैं। करना क्या होता है हमको, चलिए इस ऑपरेटर्स में देखते हैं। हमको जो मेटल प्योर करना है यानी वो इम्प्योर है, तो इम्प्योर मेटल का हम एक एनोड लेते हैं। एनोड क्या होगा हमारा, वो इम्प्योर होगा, और प्योर मेटल का हम कैथोड लेंगे। ठीक है, मेटल दोनों एक ही होना चाहिए। जैसे हम कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर क्या लेंगे, कॉपर अगर हमारा इम्प्योर है तो आपका एनोड लेंगे, इम्प्योर कॉपर मेटल का हम एनोड लेंगे, और प्योर कॉपर मेटल का हम क्या लेंगे, हम कैथोड लेंगे। और इसी मेटल का हम साल्ट सॉल्यूशन लेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन है ये किस सॉल्यूशन में हम इसको डिप करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को। तो इसी साल्ट का हम कोई सॉल्यूशन ले लेंगे। मान लीजिए कॉपर का मेटल था, तो इसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। तो हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन बनाया। अब इस कंटेनर में हमने भर दिया। अब इसी में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। जो इम्प्योर इलेक्ट्रोड है वो हमारा एनोड है, और जो प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो हमारा कैथोड है। कॉपर पे इधर कैथोड पे निगेटिव, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसमें प्लस कुछ आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला दोगे, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन होगा। जब तक आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आयंस मूव नहीं करेंगे। तो कॉपर सल्फेट को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा आपको एसिड मिलाना पड़ेगा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद इनको आप दोनों इलेक्ट्रोड को जैसे ही बैटरी से आप जोड़ेंगे तो होता क्या है, इसमें एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। एनोड से आपका कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा, आपका इम्प्योर है तो इम्प्योर होगा, इसी में सॉल्यूशन में डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो इम्प्योर आपका एनोड यानी इम्प्योर कॉपर इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। अभी तक आपका Cu था, अब सॉल्यूशन में जाएगा तो Cu2+ के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, Cu2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में गया, सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है Cu2+ के फॉर्म में। अब जितना अमाउंट इस सॉल्यूशन में गया है कॉपर का, उतना ही सॉल्यूशन से कॉपर क्या होगा, इस कैथोड पे चिपक जाएगा। फिर से बात ध्यान समझिएगा, एनोड हमारा डिजॉल्व हो रहा है। जब बैटरी से जोड़ेंगे तो एनोड हमारा डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा। एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर का है। तो कॉपर अभी तक सॉलिड था, अब एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है, यानी आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ पे ये सॉलिड था। ठीक है, सॉल्यूशन में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया। अब जितना अमाउंट इसका सॉल्यूशन में डिजॉल्व होके जाएगा उतना ही सॉल्यूशन से जाकर के कैथोड पे कॉपर चिपक जाएगा। तो Cu2+, अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड सॉल्यूशन से Cu2+ जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे निगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu के फॉर्म में चिपक जाएगा। बस यही प्रोसेस उल्टी होनी है। एनोड क्या हो रहा है, एनोड में कॉपर है, कॉपर सॉल्यूशन में जाकर के डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, डिजॉल्व हो रहा है, और
उसी सॉल्यूशन में जो Cu2+ गया हुआ है, यही Cu2+ सॉल्यूशन से आपके इस कैथोड पे जाकर डिजॉल्व हो रहा है। ये सॉल्यूशन में है आपका आयंस, अब ये सॉल्यूशन से जाकर के कैथोड पे कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है, और किसके फॉर्म में आप चिपक जाएगा, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, Cu के फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका ये जो एनोड है ये पूरा खत्म हो जाएगा, डिजॉल्व होते होते क्या हो जाएगा, डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन से जाके कैथोड पे चिपक जाएगा, ये पूरी रॉड खत्म हो जाएगी। यानी प्योर मेटल आपको पूरा कैथोड पे डिपॉजिट होकर के मिल जाएगा। अब आप दूसरी रॉड लगाइए, उसको प्योर करिए, तो वो सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन से जाके कैथोड पे चिपकेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नीचे एनोड मड। अब तो प्योर मेटल तो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। जो इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज में 2 टाइप की इम्प्योरिटीज हैं, एक सॉल्युबल होती है, एक इनसॉल्युबल होती है। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो इसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगी, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी इसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो इसी एनोड के नीचे बैठ जाएंगी, वो आगे नहीं जाएंगी, भारी होने के कारण वही नीचे बैठ जाएंगी, और इसको बोला जाता है एनोड मड। ठीक है, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज उसी एनोड के नीचे आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, और इसको बोला जाता है एनोड मड बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो मेटल था वो पूरी तरीके से प्योर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।